तो बच्चों हम यहाँ से अपना दूसरा टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों आपने ये तो पढ़ा ही था कि नेपोलियन का जो रूल रहा वो 1799 से 1815 तक रहा था। तो 1815 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपोलियन का रूल चला गया। तो चलिए इसके बारे में आगे हम जानते हैं। तो बच्चों 1815 में क्या हुआ कि 4 लोग आए। कौन से 4 लोग आए? तो ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, और इन चारों ने मिलकर नेपोलियन पर हमला कर दिया और उन दोनों के बीच एक बैटल चला। इस बैटल को हम बैटल ऑफ वाटरलू भी कहते हैं, ठीक है। और इन चारों ने मिलकर फिर नेपोलियन को पराजय कर दिया, यानी कि हरा दिया, और इस तरह से यहाँ पे नेपोलियन रूल खत्म हो जाता है 1815 में। इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि किन लोगों ने तो ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर कंजर्वेटिज्म लाया। अब इसका मतलब क्या होता है कंजर्वेटिज्म का मतलब? तो कंजर्वेटिज्म का मतलब हो गया कि जो भी नेपोलियन ने लाया था, जो भी रूल लाया था, तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। जैसे कि नेपोलियन ने जो सिविल कोड लाया था तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। नेपोलियन ने जो सोसाइटी के डिवीज़न को ख़त्म किया था तो उसे फिर से वापस लाया जाए। तो ये सारे, ठीक है। तो मोनार्की को वापस लिया जाए, उसी में ये चीज़ शामिल था, यानी कि राजा महाराजा का जो शासन था वो अब होना चाहिए, जो कि नेपोलियन के टाइम में ये ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद बच्चों चर्च का पावर भी वापस लाया गया, सोशल हियरार्चीज़ को वापस लाया गया, यानी कि जो अपर क्लास और लोअर क्लास डिवीज़न था तो इसको वापस लाया जाए, ठीक है। और ये लोग चाहते थे कि ऑटोक्रेटिक हो, यानी कि किसी एक के हाथ में पावर हो, सबके हाथ में पावर नहीं होना चाहिए। इसके बाद है कि ये लोग क्रिटिसिज्म नहीं झेलेंगे, यानी अगर किसी ने कहा कि यहाँ मैं दुखी हूँ तो ये लोग ये नहीं झेलने वाले। और साथ ही ये लोग डिसएग्रीमेंट नहीं चाहते थे, यानी कि ये जो भी बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि अगर इन्होंने कहा कि 6 बजे सोकर उठना है तो आपको 6 बजे ही सोकर उठना होगा, 7 बजे आप सोकर नहीं उठ सकते। और साथ ही बच्चों इन लोगों ने सेंसरशिप भी वापस ले आया, यानी कि कोई भी बुक में, न्यूज़पेपर में या फिर कहीं भी इनके खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं लिख सकता था। अगर किसी ने भी इनके खिलाफ कुछ लिखा या बोला तो इनका ग्रुप एक बटा हुआ रहता था, तो उसे मार दिया जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों कि ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया और ऑस्ट्रिया ने साथ में मिलकर ये सोचा कि अब तो हम लड़ाई जीत चुके हैं, तो हम एक साइन करते हैं। कौन सा साइन बच्चों? तो ट्रीटी ऑफ वियना। अब बच्चों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से समझना। तो बच्चों इन लोगों ने 1850 में ये साइन किया, ठीक है। कब साइन किया? तो 1850 में, ट्रीटी ऑफ वियना। 1850 में क्यों साइन किया बच्चों? क्योंकि उसी टाइम उन्होंने नेपोलियन को हराया था, ठीक है। अब बच्चों हम ये जानेंगे कि ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या हुआ, ठीक है, क्या क्या था। इसे आप लोग ज़रूर याद रखें क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। नंबर 1 है बच्चों, बोर्बन डायनेस्टी वाज रीस्टोर इन फ्रांस, यानी कि बोर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर किया गया फ्रांस में। बोर्बन डायनेस्टी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से ही हटा दिया गया था, तो उसे रीस्टोर किया गया। अब बच्चों दूसरा है, स्टेट्स वेयर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, यानी कि बच्चों फ्रांस के बाउंड्रीज में कुछ स्टेट सेटअप किए गए थे ताकि आगे फ्रांस का कोई एरिया एक्सपेंड ना हो सके। तीसरा है बच्चों, प्रूसिया गॉट सम इम्पॉर्टेंट टेरिटोरीज ऑन इट्स वेस्टर्न, यानी कि बच्चों प्रूसिया को वेस्टर्न में कुछ महत्वपूर्ण नए टेरिटोरीज मिले। नंबर 4 है, ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली, यानी कि ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंट्रोल मिला। नंबर 5 है, रसिया गॉट पोलैंड, यानी कि रशिया को पोलैंड मिल गया। नंबर 6 एक लास्ट है ये, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स विच हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, यानी कि नेपोलियन के 39 स्टेट्स के कॉन्फेडरेशन को उन लोगों ने छुआ भी नहीं। तो ये हो गया हम लोग के 6 पॉइंट जो कि आपको ट्रीटी ऑफ वियना से याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे हम लोग आते हैं। तो ये सब हो गए ट्रीटी ऑफ वियना जो 1815 में साइन हुआ था। अब क्या हुआ बच्चों कि कन्वर्टिज्म से बहुत कोई खुश नहीं था, तो अब रिवॉल्यूशनरीज का एक नया ग्रुप उभर के सामने आया। रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया बच्चों कि उन्होंने एक
सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू कर दिया। इनका मेन एम था, यानी कि हम कह सकते हैं कि वे चाहते थे कि पहला स्प्रेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि अपने देश और संस्कृति के प्रति जो प्यार है इसे फैलाना है। नंबर 2 है अपोज मोनार्ची, यानी हमें राजा महाराजा लोग का शासन नहीं चाहिए, जो पावर है वो कॉमन पीपल के पास होना चाहिए। नंबर 3 है बच्चों वांटेड फ्रीडम एंड इन ऑटोक्रेटिक रूल, यानी कि ये फ्रीडम चाहते थे और ऑटोक्रेटिक रूल को ख़त्म करने के लिए ये लोग लड़ाई करना चाहते थे। बच्चों ये जो लड़ाई करना चाहते थे वो ऑटोक्रेटिक रूल के लिए करना चाहते थे। तो ऑटोक्रेटिक रूल का मतलब क्या हो गया कि अपर क्लास और लोअर क्लास का जो डिवीज़न था उस टाइम, तो वो डिवीज़न ना रहे, तो इसके लिए, ठीक है। नंबर 4 है नेशन स्टेट, यानी कि एक ऐसा स्टेट बनाना चाहते थे जहाँ कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन ट्रेडिशन हो और कॉमन हिस्ट्री के लोग रहें। अब बच्चों इन रिवॉल्यूशनरीज़ के बीच में एक रिवॉल्यूशनरीज़ का नाम हमें याद रखना है, तो उनका नाम है ग्यूसेपी मज़ानी। चलिए इनके बारे में अब हम कुछ जानते हैं। तो नंबर 1 है इटालियन रिवॉल्यूशनरी, यानी कि ये एक इटालियन रिवॉल्यूशनरीज थे। नंबर 2 है मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी, यानी कि ये कार्बोनारी जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी था तो उसका एक मेंबर थे। बच्चों ग्यूसेपी मज़ानी ने 2 काम किए, फॉर्म्ड 2 सीक्रेट सोसाइटी, यानी इसने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किए। नंबर 1 यंग इटली इन मार्शलीज, यानी कि यंग इटली जो कि मार्शलीज में है, और नंबर 2 यंग यूरोप जो कि बर्न में है, ठीक है, यंग यूरोप इन बर्न। तो ये हो गए 2 सोसाइटी जो कि इन्होंने फॉर्म किए। इसके बाद अगला है बच्चों नंबर 4 बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये वो चाहते थे कि इटली एक अलग स्टेट हो, कंट्री हो, जहाँ इटालियन लैंग्वेज हो, इटालियन कल्चर हो, ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। यहाँ पे हम लोग का सेकेंड टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम अपने तीसरे टॉपिक को भी पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।